Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fit and fine. Today, we are going to discuss the topic post war recovery. This is the topic taken from the chapter The Making of a Global World. In our last lecture, we discussed about the World War which broke out in August 1914 between the two power blocks, that is, Allied powers and Central powers. At the same time, we also saw the effect of war not only in Europe but in the whole world. So we also discussed how United States emerged as the leading industrial nation in the world and how was the economy of Britain destroyed by the war. We also saw the rise of Japan and India in the world market. So let us continue this topic, that is the post war recovery. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जहां ब्रिटेन की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और दूसरी तरफ से जो इकॉनमी थी, जो एग्रीकल्चर था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। लगभग जो ज़िंदगी की हर ज़रूरत है उस पर इम्पैक्ट पड़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे वो आर्मी में चले गए। अब पीछे बची थी वीमेन, तो वो इंडस्ट्री ज्वाइन करने लगी। तो सभी वीमेन ने तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जिन्होंने भी ज्वाइन किया वो सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ में उनको जॉब मिला जो वार के लिए प्रोड्यूस कर रही थी। तो वार के लिए क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था? एक तरफ से यूनिफॉर्म्स प्रोड्यूस हो रही थी, शू प्रोड्यूस हो रहे थे, नेट्स हो रहे थे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो दूसरी तरफ से वार के लिए प्रोड्यूस हो रहे थे फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में ज़्यादातर वीट था, जिसकी डिमांड वार के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इन सब चीज़ों की डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया, यानी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, इन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ गई और बाद में इन्हीं चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। जहां ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान लीडिंग कंट्री थी वीट प्रोड्यूस करने में और इसका पूरा मार्केट था, वर्ल्ड मार्केट में इसका पूरा शेयर था, या यूं कहेंगे कि ईस्टर्न यूरोप एक लीडिंग कंट्री बन गई वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले पूरे मार्केट में, क्योंकि ये सप्लाई कर रहे थे वीट यानी फूड ग्रेन्स। लेकिन जैसे ही वार स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ईस्टर्न यूरोप में भी वार हुआ। तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूस ये कर रहे थे कल्टिवेटर्स यानी वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, उस पर इम्पैक्ट पड़ा, प्रोडक्शन रुक गई। अब वर्ल्ड को नए सप्लायर्स मिल गए और ये सप्लायर्स थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड अमेरिका। तो यहाँ से अब वीट प्रोड्यूस होने लगा, सप्लाई होने लगा। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो मार्केट ईस्टर्न यूरोप का था, अब वो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ गया। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो मार्केट ब्रिटेन का था, यानी टेक्सटाइल्स में, जूट में, या जो बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, जो मार्केट अब ब्रिटेन का था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले, वो अब चला गया इंडिया और जापान के हाथों में, क्योंकि यूरोप या ब्रिटेन खुद वार में एंगेज्ड था। अब इंडिया और जापान, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और वार के दौरान अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट की। नतीजा क्या हुआ? इनका मार्केट वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बढ़ गया। तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की हालत वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ख़राब होने लगी। क्यों? इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी। दूसरा, इसकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या अगर इस तरह की प्रोडक्शन होती थी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। जो वर्ल्ड मार्केट में इसकी पोजीशन थी वो डाउन हो गई। और साथ ही साथ में जो इसने वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान
यूएस बैंकर से या यूएस पब्लिक से लोन्स लिए थे, अब वो चुकाने का वक्त आ गया था। तो इस वजह से इसकी इकॉनमी पूरी तरह से डाउन हो गई। वर्ल्ड मार्केट में इसकी पोजीशन डाउन हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में जो ये पहले एक्सपोर्ट कर रहा था, अब वो भी कम होने लगा। और वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जैसा हमें पता है, इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा, ख़त्म हो गया पैसा। क्योंकि जब बिज़नेस ही नहीं था तो पैसा भी नहीं था, जब पैसा ही नहीं था तो हर एक जगह पे प्रॉब्लम्स होने लगी। यहाँ तक कि ईस्टर्न यूरोप में जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने वार के बाद जो कुछ भी प्रोड्यूस किया वो किसी ने ख़रीदा ही नहीं। क्यों नहीं ख़रीदा? क्योंकि ख़रीदने वाले लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा। नतीजा क्या हुआ? उनकी जो फसलें थी वो खड़े खड़े ख़राब हो गई, तो उन्हें कोई ख़रीदने वाला नहीं मिला, दैट्स वाई वो ख़राब हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से ब्रिटेन की इंडस्ट्री ज़्यादा बंद हो गई, कैसे इसकी इकॉनमी डाउन हो गई, कैसे वर्ल्ड मार्केट में इसकी रैंक कम हो गई। दूसरी ओर यूएस की इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश होने लगी, क्योंकि वॉर तो यूरोप में हो रहा था और फ़ायदा यूएस को हो रहा था। यूएस at that time became the major supplier of food grains and industrial goods, mostly war related goods। यानी वार के दौरान जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी वो सिर्फ वार के लिए प्रोड्यूस कर रही थी, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड वार टाइम इंडस्ट्रीज़ एंड वार टाइम गुड्स। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद किस तरह से इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा क्विक रिकवर किया गया। क्या किया गया? डेवलप किया गया। ये इकोनॉमिक रिकवरी एक मॉडल पे चली। ये मॉडल क्या था? एक वेल नोन मैन्युफैक्चरर या कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड जो एक वेल नोन कार मैन्युफैक्चरर था, उसने एक मॉडल अडॉप्ट किया। ये मॉडल क्या था? इसको कहा जाता है शिकागो स्लॉटर हाउस मॉडल। शिकागो स्लॉटर हाउस मॉडल। स्लॉटर हाउस बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, फिर उनका गोश्त मार्केट में बेचा जाता है। तो इसने यही एक मॉडल अडॉप्ट किया कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब कैसे? इस स्लॉटर हाउस में पहले बहुत सारे जानवरों को मारा जाता था, तो मारने वालों की कैटेगरी अलग थी, इनकी खाल खींचने वालों की कैटेगरी अलग थी। यानी एक ग्रुप लोगों का मारता था जानवरों को, दूसरा ग्रुप उनकी खाल उतारता था, तीसरा उनके गोश्त के टुकड़े करता था, चौथा उनको मार्केट में बेचता था। तो यही सिस्टम था, यानी हर ग्रुप को अपना एक काम था। तो हेनरी फोर्ड ने यही मॉडल अडॉप्ट किया। उसने क्या किया? कार मैन्युफैक्चर करने के लिए वर्कर्स को अलग अलग काम दिए। तो जो वर्कर स्टीयरिंग बनाता है वो सिर्फ स्टीयरिंग बनाने का काम करेगा, यानी जो वर्कर सिर्फ स्टीयरिंग बनाते हैं वो सिर्फ स्टीयरिंग बनाएंगे। जो पेंट करते हैं वो पेंट करेंगे उसको। जो व्हील बनाते हैं वो व्हील ही बनाएंगे, जो बॉडी बनाते हैं वो बॉडी ही बनाएंगे, जो इंजन बनाते हैं वो इंजन ही बनाएंगे, जो कार के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ते हैं वो सिर्फ जोड़ते रहेंगे। यानी हर एक को अपना अपना काम मिला, लेकिन ये सारा काम एक ही जगह पे होने लगा, शिकागो में। तो इससे क्या हुआ? इससे वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, इतना काम किया कि उन्हें अपने इस काउंटर पार्ट वर्कर के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता था। यानी जो वर्कर्स साथ में काम करते थे वो काम में इतने बिज़ी हो गए कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो चाय पीने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, खाना खाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ? जो कार की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी जो कार की प्रोडक्शन हो गई थी, मास कार, या हम कहेंगे जो लोगों के लिए कार बनाई गई, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो द टी मॉडल फोर्ड
ये कार का नाम है द टी मॉडल फोर्ड was the world's first mass produced car. You can see T model automobiles lined up outside the factory. फैक्ट्री जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ये सारा काम हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो मास प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक क्यों की कि उनके पास जो खाने पीने का टाइम था वो भी नहीं था, बात करने का भी टाइम नहीं था। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया इस स्ट्राइक के बाद, उसने इन लोगों की जो सैलरी थी, इन लोगों के जो वेजेस थे वो डबल कर दिए। यानी अगर कोई 100 रुपया कमाता था उसको 200 रुपया कर दिया। तो इससे इनकम बढ़ गई, इन वर्कर्स की इनकम बढ़ गई तो उनकी लाइफ में चेंज आ गई। अब अगर उनकी इनकम बढ़ गई है तो वो नई नई चीज़ें मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं, यानी मार्केट में अब पैसा जा रहा है। तो ओबेसली जब मैं कहीं पे ख़रीदने जाऊंगा मेरा पैसा दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार कुछ और ख़रीदेगा, वो कुछ और ख़रीदेगा, यानी पैसा रन कर रहा है पूरे मार्केट में। ये सिस्टम इतना कामयाब रहा कि रेफ्रिजरेटर कंपनीज़, ग्रामाफोन प्लेयर कंपनीज़, रेडियो कंपनीज़, वॉशिंग मशीन कंपनीज़, इन सब ने यही मॉडल अडॉप्ट किया, न सिर्फ यूएस में बल्कि पूरे यूरोप में। दूसरी तरफ जो यूएस था उसने एक और चेंज लाई। चेंज क्या थी? वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी ये जो चीज़ें बन रही थी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इनको मार्केट में बेचा गया इंस्टॉलमेंट्स में। अब इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना ये बहुत इजी था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको यूज़ करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ख़रीदने लगे। तो ये लग्जूरियस आइटम्स जैसे जैसे बिकते गए, इसके लिए कभी कभार लोगों ने लोन भी लिए। जी बिल्कुल, जब ये लग्जूरियस चीज़ें ख़रीदने के लिए लोग निकले जो इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल रही थी, उसके लिए लोगों ने लोन्स लिए। तो लोन्स ओबेसली बैंक देता है, तो बैंक्स ने लोन्स देना शुरू कर दिया। बैंक्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया। अब बैंकिंग सिस्टम इतना एडवांस्ड हो गया, बैंक इतने ज़्यादा काम करने लगे लोन्स की वजह से कि उन्होंने न सिर्फ यूएस में लोन्स दिए बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोन्स देने लगे। जिन लोगों के पास यूएस में पैसा था उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मैं वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी 1920s में। तो जैसे ही यूएस बैंक्स, यूएस पब्लिक, ये सारे लोग बैंकिंग सिस्टम की वजह से या इस इंडस्ट्रियल सिस्टम की वजह से इनके पास पैसा आ गया, तो इन्होंने न सिर्फ यूएस में बल्कि बाकी कंट्रीज़ यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो और ज़्यादा अर्न कर सकें। इस वजह से जो यूएस की इकॉनमी थी वो बहुत वाइब्रेंट हो गई, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई। लेकिन साथ ही साथ में इनके जो लोन्स चले गए दूसरी कंट्रीज़ में, तो उन पे भी सूद आने लगा, उन पे भी पैसा आने लगा। तो नतीजा क्या हुआ, यूएस की इकॉनमी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब दूसरी ओर देखते हैं क्या हुआ। जैसा कि हमने पहले ही बोला, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब ने यूएस बैंकर से या यूएस पब्लिक से लोन्स लिए थे। तो ये लोन्स अब चुकाने का भी वक्त आ गया। लेकिन जैसा हमने पहले ही बोला कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ब्रिटेन की तमाम इंडस्ट्रीज़, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इस वजह से ये अभी लोन पे करने की हालत में नहीं थे, जबकि यूएस वहाँ से डिमांड कर रहा था कि लोन जल्दी से पे किए जाए, वापस दिया जाए। तो नतीजा क्या हुआ, जो यूएस लोन देने लगा
1929 के बाद इसने लोन्स ही बंद कर दिए। और दूसरी तरफ जो 1929 तक लोन्स दिए गए थे वो लोन्स अभी पूरी तरह से वापस नहीं आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, यूएस का सारा पैसा फंस गया यूएस का सारा पैसा फंस गया यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब इस वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा, और वो इम्पैक्ट क्या था ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।